आर्यन के हाँ कहते ही रूही खुशी से झूम उठती है। बिना कोई देर किए वो एक नन्ही बच्ची की तरह उछलती हुई ब्लैक कलर की शाही रॉयल्स रॉयस की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर एक चमक थी, बिल्कुल किसी सपने के पूरे हो जाने जैसी। आर्यन, जिसका चेहरा अभी भी सख्त था, रूही की वो मासूम एक्साइटमेंट देख खुद भी मुस्कुरा देता है। फिर वो दरवाजा खोलकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही रूही अंदर बैठती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, ये गाड़ी है या महल? वो खुद से बुदबुदाती है। गाड़ी के अंदर का इंटीरियर किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। क्रीम और ब्राउन लेदर की सीटें, रूफ पर लगे स्टारलाइट्स, हर कोने में लग्जरी की एक महक थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और सीट से उठती हल्की सी सुगंध किसी परफ्यूम कैंपेन जैसा एहसास दे रही थी। तभी आर्यन ड्राइवर को सिर के हल्के इशारे से आगे चलने को कहता है और ड्राइवर गाड़ी को लक्ष्मी नगर की ओर मोड़ देता है। जैसे ही गाड़ी सड़क पर चलने लगती है, उसकी ब्लैक बॉडी और रोल्स रॉयस की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल चमकते हुए लोगों के साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। रास्ते भर लोग मोबाइल निकालकर फोटो खींचने लगते हैं। कुछ तो स्कूटी से पीछा करने लगते हैं, सिर्फ एक झलक के लिए। भाई देख तो कितनी शानदार गाड़ी है, एक लड़का चौंकते हुए बोला, जैसे किसी फिल्म का सीन उसकी आंखों के सामने आ गया हो। ओ भाई, ये तो रोल्स रॉयस फैंटोम है। इसकी तो कम से कम कीमत भी 15 से 16 करोड़ होगी। दूसरे ने फौरन पहचान लिया और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ व्लॉगर्स तो वहीं से इंस्टा लाइव कर गए। लाइफ में पहली बार इतनी करीब से रॉयल्स रॉयस देखी है, और वो भी लक्ष्मी नगर की सड़कों पर। ब्लैक कलर की चमचमाती फैंटोम जैसे ही लक्ष्मी नगर के मेट्रो गेट को पार करती है और अंदर की ओर मुड़ती है, पूरा इलाका जैसे हिल गया हो। जहां रोजाना मुश्किल से 2 गाड़ियां बमुश्किल एक दूसरे को क्रॉस कर पाती थी, वहां एक करोड़ों की सुपर लग्जरी कार का घुसना तूफान से कम नहीं था। लोग छतों पर चढ़ गए, बच्चे उछलने लगे और दुकानदार अपने काउंटर छोड़कर बाहर आ गए। गाड़ी के अंदर आर्यन अब भी अपने फोन में बिजी था। स्क्रीन पर मल्होत्रा ग्रुप के गिरते शेयर, मीडिया रिपोर्ट्स और एक ब्रेकिंग न्यूज बार बार सामने आ रही थी। मल्होत्रा एम्पायर के ताश के पत्ते बिखर चुके हैं। वही रूही अब उस सारी टेंशन को भुलाकर खिड़की से बाहर के नजारे देख रही थी। वो पहली बार खुद को किसी फिल्म की हीरोइन जैसा महसूस कर रही थी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे जाकर एक संकरी सी गली के सामने रुकती है। गाड़ी की स्पीड जैसे ही कम होती है, मोहल्ले के बच्चे शोर मचाने लगते हैं। अरे देखो, ब्लैक कार, बहुत बड़ी गाड़ी है। भाई साहब, इसमें तो कोई सेलिब्रिटी आया लगता है। गाड़ी जैसे ही रुकती है, मोहल्ले वाले दौड़कर गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। कैमरे चमकने लगते हैं। कुछ लोग तो सीधा इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लगते हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और रूही बाहर निकलती है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। लड़कियां फुसफुसाकर कहने लगती है, ये रूही है ना? ये इस गाड़ी से उतरी? कहां से मिल गया ये सब इसे? वहीं घर के सामने रहने वाली शर्मिला काकी, जो रूही को अपनी बेटी की तरह मानती है, हैरानी से पूछती है, बेटा, इतनी महंगी गाड़ी, सब ठीक तो है ना? रूही मुस्कुराते हुए उनके पैर छूती है और कहती है, जी काकी, सब ठीक है। मेरा दोस्त था, ड्रॉप करने आया था। शर्मिला काकी एक नजर और गाड़ी पर डालती है, जो अब धीरे धीरे गली से बाहर निकल रही होती है। उनका चेहरा अब भी चौंक हुआ था। अभी वो कुछ और पूछती, इससे पहले ही पास खड़ी मुस्कान, जो रूही की पड़ोसी है और हमेशा उससे जलती आई है, ताना मारते हुए कहती है, अरे वाह रूही, पक्का दोस्ती था ना, या कुछ ज्यादा खास है? उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि कब रूही गलती से कुछ कह दे। भीड़ के सामने उसकी बात कुछ यूं गूंजती है जैसे किसी ने माइक पर बोल दिया हो। पर वही रूही तो मुस्कान की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने घर चली जाती है। उधर आर्यन भी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से कुछ दूर पहले ही
अपनी रॉयल्स रॉयस रुकवाकर एक मास्क पहनकर मेट्रो स्टेशन की तरफ पैदल बढ़ जाता है। आर्यन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अभी किसी को अपनी असलियत के बारे में बताना नहीं चाहता था। लगभग 2 घंटे के मेट्रो सफर के बाद वो गोल्फ कोर्स रोड पहुंचता है, जहां त्रिपाठी यूनिवर्सिटी स्थित थी। जैसे ही आर्यन कॉलेज के गेट से अंदर जाने ही वाला होता है, उसकी नजर एक 24 से 25 साल की बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो ब्लैक फॉर्मल सूट में एक मर्सिडीज कार के पास खड़ी थी। जैसे ही उस लड़की की नजर आर्यन पर पड़ती है, वो उसकी ओर बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। आर्यन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, जहां तक मुझे याद है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक गरीब दिखने वाले लड़के को इतनी एलिगेंट और प्रोफेशनल लड़की से बात करते देख जलने लगते हैं। ठीक उसी समय स्नेहा की भी नजर आर्यन और उस लड़की पर पड़ती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की को आर्यन के साथ देखकर उसका चेहरा तमतमा उठता है और गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींच जाती है। आर्यन इन सब चीजों को इग्नोर करता हुआ उस लड़की के जवाब का इंतजार करता है। वो लड़की थोड़ी झुकती है और विनम्रता से कहती है, जी, मैं रॉयल बैंक की सीनियर मैनेजर प्रत्युषा बजाज हूं। फिर वो अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट निकालकर आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। दरअसल हमने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और हमारे पास आपका एड्रेस भी नहीं था। इसलिए मैं सुबह से यहां आपका इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन को याद आता है कि उसका फोन तो विनय और उसके गुंडों के हमले में टूट गया था। प्रत्युषा आगे कहती है, वैसे आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है। अब आप अपने अकाउंट के सभी फंड्स को फुली एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि आर्यन के पास रॉयल बैंक का इंपीरियल ब्लैक कार्ड था, लेकिन इतने बड़े अमाउंट की वजह से बैंक को प्रोसेसिंग में वक्त लग गया था। आर्यन ने डॉक्यूमेंट्स लिए और पूछा, इन्हें तुम किसी और के हाथ भी भेज सकती थी। तुम सीनियर मैनेजर होकर भी खुद क्यों ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हो? प्रत्युषा मुस्कुराई और बोली, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे, इसलिए किसी और को सौंपना मुमकिन नहीं था। आर्यन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट देने ही आई हो। थोड़ा झिझकते हुए प्रत्युषा बोली, उम्मीद करती हूं कि आप आगे भी अपना पैसा हमारे बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे। हमारे स्टाफ की वजह से जो असुविधा हुई, उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और आवाज में सच्ची शर्मिंदगी थी। आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा, एक शर्त पर तुम्हें माफ कर सकता हूं। प्रत्युषा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आर्यन बोला, तुम्हें मेरे साथ कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में चलना होगा। हर साल कॉलेज की तरफ से फेयरवेल पार्टी होती थी और इस बार थीम थी कपल। लेकिन आर्यन के पास कोई पार्टनर नहीं था और रूही के साथ जो कुछ हुआ, उसकी वजह से वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। प्रत्युषा थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी आवाज में एक झिझक और थोड़ी सी शर्म थी। लेकिन मेरे पास पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी टेंशन मत लो, पार्टी तो कल शाम को है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया ड्रेस खरीदवा देता हूं। फिर दोनों मर्सिडीज में बैठकर उसी मॉल के शोरूम पहुंच गए, जहां से आर्यन ने अपना शानदार 3-पीस सूट खरीदा था। जैसे ही वे शोरूम में दाखिल हुए, अंजलि तेज कदमों से आई और बड़े आदर से बोली, नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? प्रत्युषा उस आलीशान और महंगे शोरूम को देखकर चौंक गई। भले ही उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन इतनी महंगी जगह पर शॉपिंग करना उसके लिए सपना था। झिझकते हुए वो बोली, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? मैं इतनी महंगी जगह से शॉपिंग नहीं कर सकती। आर्यन ने उसकी बात सुने बिना अंजलि से कहा, मैडम को हमारे शोरूम के सबसे अच्छे और महंगे कपड़े दिखाइए। जो पसंद आए तुरंत पैक कर दीजिए। प्रत्युषा की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन अंजलि उसे लेडीज कलेक्शन की ओर ले गई। कुछ ही मिनटों बाद प्रत्युषा लाल बैकलेस ड्रेस में बाहर आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आसपास खड़े
हर शख्स की नजरें उसी पर टिक गई। फुसफुसाहट होने लगी। देखो, ये कौन है? कितनी खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही है। लगता है कोई मॉडल हो। अंदर से प्रत्युषा घबराई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप आर्यन के पास खड़ी हो गई। आर्यन सोफे पर आराम से बैठा था, हाथ में मैगजीन लिए। उसने नजर उठाई और प्रत्युषा को देखकर कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। फिर बिना कोई झिझक दिखाए उसने ब्लैक कार्ड निकाला और पेमेंट कर दिया। दोनों मर्सिडीज में वापस कार में बैठ गए। आर्यन को कॉलेज ड्रॉप करने के बाद प्रत्युषा अपने घर की तरफ निकल पड़ी। तो आखिर क्या होने वाला है अब फेयरवेल पार्टी में? तो आखिर क्या होने वाला अब इस कहानी में आगे? जानने के लिए देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर सिर्फ और सिर्फ आर्क स्टोरीज पर।